हेलो दोस्तों। तो मैंने मैट्रिसेस पे 2 वीडियोस बना चुका हूँ मैं, और सारे कॉन्सेप्ट्स लगभग हम लोग क्लियर किए हैं, कुछ एग्जांपल्स भी किए हैं। और ये मेरी थर्ड वीडियो है जो कि मैं आप लोगों को इसमें पढ़ाऊँगा थर्ड वीडियो में। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने कल आपको ये सब पढ़ाया था पूरा कंप्लीट, यहाँ तक आपको कुछ क्वेश्चंस भी किए थे हमने, कुछ डिस्कशन भी हुआ था, आपको होमवर्क भी मैंने दिया था, तो वो क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। आगे हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जैसे मैंने एडिशन पे कुछ प्रॉपर्टीज पे बात किया था, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन की अपनी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव जैसे हमने कल बात किया था उस पे, एडिशन में एसोसिएटिव लॉ पे, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी अपनी एक एसोसिएटिव लॉ होता है। मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, मतलब अगर हम पहले ए बी लिखें और सी से मल्टीप्लाई करें, जहाँ पे ए बी सी मैट्रिसेस हैं, या फिर पहले बी और सी का मल्टीप्लाई करें फिर ए का मल्टीप्लाई करें, तो ये आपस में इक्वल आएंगे। ये हो गया हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन का। इसमें वो कुछ है नहीं, ठीक है। और फिर दूसरा आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चाहो तुम लिख लो, या फिर चाहो तो बस खाली ऐसे ही जैसे मैं लिखा रहा हूँ शॉर्ट नोट्स टाइप का ना, ऐसे ही लिख लो बस। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कुछ नहीं है, बस केवल अगर किसी मैट्रिक्स से हम ऐसे मल्टीप्लाई करें, तीन मैट्रिसेस ए बी सी ले लिया, बी प्लस सी लिख के बाहर ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों पे, ए बी प्लस ए सी हो जाएगा, यानी कि ए से इसमें मल्टीप्लाई और ए से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। तीसरा है हमारा द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मैंने आपको बताया था पहले ही एडिशन वाले में, मैंने कहा था कि एडिशन एडिशन में जब था तब क्या कहा था कि किसी नंबर में ऐसा क्या ऐड कर दें कि वही का वही नंबर रहे। जो ऐड करेंगे जीरो ऐड करेंगे, तो वहाँ पे जीरो मैट्रिक्स एज ए आइडेंटिटी थी। साथ में मैंने यही बताया था कि किसी नंबर में किसका मल्टीप्लाई कर दें कि वही का वही नंबर रहे, तो वन का मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि एग्जिस्टेंस वहाँ पे नंबर्स में तो वन रहता है, नंबर्स में तो वन रहता है। लेकिन अगर हम बात करें मैट्रिसेस में, तो मैट्रिसेस में वन वन किसको कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, यानी कि जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, नीचे एन लिखा रहता है, एन क्रॉस एन। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी कि किसी मैट्रिक्स में हम अगर आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वही की वही मैट्रिसेस रहेगी। बस ध्यान रखना है कि ये आई सुटेबल रहे, यानी कि ए में मल्टीप्लीकेबल रहे, मल्टीप्लाई कर सके इसका, तो वही की वही मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक, उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इस आई को चाहे इधर से मल्टीप्लाई करें चाहे इधर से मल्टीप्लाई करें, ये क्या आएगा, ए ही आएगा। ठीक, तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो बताइएगा, समझाने की कोशिश करेंगे और भी तरीकों से। ठीक, तो ये हो गया हमारी आइडेंटिटी। इस पे वेरिफिकेशन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस सेशन में करवा दूंगा। ठीक, बाकी आप लोग क्वेश्चन करते रहिए, एनसीईआरटी से तो कम से कम करते रहिए। अभी मैं तो आगे अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। हाँ, एक एक पॉइंट आपको बता दूं, जैसे कि हमको कोई मैट्रिक्स ए गिवन हो, ठीक, और हमको चाहिए ए स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हमारी मैट्रिक्स कोई ए है, ऐसे 2 1 3 2 ऐसा कुछ ए है, और हमको चाहिए ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। ए स्क्वायर किसे बोलते हैं, ए इंटू ए, यानी कि ए को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 1 3 2 इंटू 2 1 3 2, तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वही हमारी हो जाएगी ए स्क्वायर। ऐसे अगर ए क्यूब चाहिए तो ए क्यूब क्या होता है,
ए स्क्वायर इंटू ए कर दो, लेकिन जो हमको ये ए स्क्वायर मिलेगा उसमें ए का मल्टीप्लाई और कर दो। ऐसे ही हम A4 निकाल सकते हैं, मतलब हमको जो भी चाहिए हम ऐसे से निकाल सकते हैं। तो इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, उसके लिए परेशान मत होइएगा, आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। बाकी होमवर्क आप लोग करते रहिए जितना क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। बाकी मैं प्रैक्टिस सेशन लगाने की सोच रहा हूँ, दो दिन में मैं लगभग 2-3 लेक्चर, 3 लेक्चर 4 लेक्चर में खाली प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा, ठीक। और कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दूंगा, उसके लिए परेशान मत होइए। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हम, जो कि नया टॉपिक है और एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। बहुत बच्चे सुने होंगे, बहुत बच्चे नहीं सुने होंगे, जो नहीं सुने होंगे मैं तो एकदम बेसिक से ही बताऊंगा, ठीक है। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए हो जिसके इंट्रीज ए आई जे टाइप की हो और एम क्रॉस एन, या क्या होता है उसका ऑर्डर हो, यानी कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए आई जे हो, ठीक, जिसकी एंट्रीज ए आई जे हो, जिसका ऑर्डर एम क्रॉस एन हो, तो ए ट्रांसपोज हम क्या करते हैं, ए ट्रांसपोज को हम ऐसे ए के ऊपर चाहे टी लिख दो या फिर ए डैश देन लिख दो। यहाँ पे ए डैश चाहो तो ए डैश से डिनोट करो, चाहो तो ए की पावर टी से। क्या होता है ये क्या है, ए आई जे एंट्रीज की पोजीशन बताता है ना। तो हमें करना क्या है, इंट्रीज की पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर देना है, तो ऑर्डर ही चेंज हो जाएगा। ये क्लियर है, यही होता है हमारा ए ट्रांसपोज, ठीक। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने का मतलब उनकी इंट्रीज की पोजीशन को इंटरचेंज कर दो। कैसे, यानी कि रोज को कॉलम में चेंज कर दो और कॉलम्स को रोज में चेंज कर दो। तो मैंने क्या किया है, जितने रोज थे वो कॉलम बना दिया, जितने रोज थे उतने कॉलम बन गए, जितने कॉलम से उतने रोज बन गए, वही तो किया है। शॉर्ट नोट्स बनाओ ऐसे ही सिंपल। बाकी एग्जांपल्स में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए एग्जांपल है कि मान लो कोई मैट्रिक्स ए ऐसे गिवन है हमको, ठीक, ये है 2x3 की एक मैट्रिक्स। तो अगर हमको ए ट्रांसपोज चाहिए या फिर ए डैश, मैं वैसे ए डैश ही लिखता हूँ, आप जो मर्जी लिखो। तो क्या करना है, ये क्या है, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है। तो क्या करना है, रोज को कॉलम्स में चेंज कर देना है और कॉलम्स को रोज में। यहाँ पे 2 रोज हैं तो कॉलम्स कितने बनेंगे, 2 कॉलम्स हो जाएंगे और रोज कितने हो जाएंगे, 3 रोज हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये एक कॉलम है ना, 1 2, तो ये मैंने रोज बना दिया 1 2, फिर 3 1 3 1 1 4 1 4, बस अभी बन गया 3x2 का। तो देखो इंटरचेंज होगा कि नहीं, ऑर्डर भी चेंज हो गया, उल्टा हो गया, और इंट्रीज की पोजीशन भी, यानी कि जितने रोज थे वो कॉलम्स बन गए, ठीक है। सिंपल एक ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 3 1 लिखा था तो 1 3 1, ये रो में लिखा था तो ये मैंने कॉलम में लिख दिया, ऐसे ये रो में लिखा है तो ये मैंने कॉलम में लिख दिया, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक की क्लियरिटी होगी आप लोगों को, ठीक। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको एज ए शॉर्ट वीडियो में बना दूंगा। अब इस ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि मैं बगल में डिस्कस कर ले रहा हूँ, तो सही रहेगा। आप लोग भी मतलब इसके शॉर्ट में लिख लीजिएगा ऐसे, प्रॉपर्टीज, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, उस ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर दिया तो क्या आएगा, वही मैट्रिक्स आएगी। जैसे कि ये मैट्रिक्स है, एग्जांपल बता दूंगा इसी से मैं, ये मैट्रिक्स है। अब अगर इसका फिर से एक बार ट्रांसपोज लूंगा तो 1 2 3 1 1 4, फिर से लौट की यही मैट्रिक्स आ जाएगी ना, क्यों, यही आ जाएगी ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर किसी मैट्रिक्स का एक बार ट्रांसपोज लिया फिर दोबारा उसका ट्रांसपोज ले लिया तो वही की वही मैट्रिक्स आ जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई कांस्टेंट है अंदर मैट्रिक्स के बाहर, और मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है और उन दोनों का हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो कांस्टेंट एज इट इज बाहर ही रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केवल और केवल
ए पे ही इफेक्ट पड़ेगा, यानी केवल और केवल ए का ही ट्रांसपोज होगा, कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर दो मैट्रिसेस समिशन में लिखी हुई ऐसे एडिशन करके और उनका अगर हम ट्रांसपोज लें तो उनके अलग अलग ट्रांसपोज का सम होता है। ठीक, दो मैट्रिसेस उनका सम करके ट्रांसपोज लो, चाहे उनका अलग अलग ट्रांसपोज करके सम करो, एक ही वैल्यू आएगी। ठीक, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन में लिखी हुई हो ऐसे और फिर उनका ट्रांसपोज लिया गया हो तो क्या हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा इंटरचेंज होता है कि पहले बी डैश यानी कि पीछे से लिखते आते हैं हम, पहले बी डैश फिर ए डैश। ठीक है, क्लियर है ये चीज, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अगर ए बी का होल डैश लिखा हुआ है तो बी डैश ए डैश, थोड़ा सा एक बार उल्टा कर देते हैं इसको। ये इसकी चार प्रॉपर्टीज हो गई। यहाँ पे हम निगेटिव वाला भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम निगेटिव भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए होता है। ये चार प्रॉपर्टीज इसकी हो गई, इसमें तो किसी को दिक्कत होगी नहीं। इस पे बेस्ड वेरिफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड आपको वेरीफाई करना होता है कि हाँ भाई आपका मतलब क्वेश्चन आएगा, ए दिया रहेगा, बी दिया रहेगा और कहेगा कि ये वेरीफाई करो। तो उसमें आपको दोनों तरफ निकाल लेना है, पहले LHS निकालना है, उसके बाद RHS निकालना है, फिर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपका इक्वल ही आएगा। तो मैं इस पे फोकस ना करके पहले आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा देता हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हम करेंगे ही। ठीक, क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ते हैं, ट्रांसपोज सभी को समझ में आ गया होगा। हाँ भाई, अब ट्रांसपोज के बाद दो टाइप की मैट्रिसेस आती हैं। ठीक, पहला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? हाँ अभी ट्रांसपोज पढ़े हैं ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम उसको बोलते हैं कि हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिए और वही की वही मैट्रिक्स आ गई, तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ हमें पढ़ना है, याद करना है, बिल्कुल किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिए वही की वही मैट्रिक्स आ गई तो उसको बोल देते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, क्लियरिटी होगी एकदम। एग्जाम्पल हम आपको लेके दिखा रहे हैं, जैसे कि हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं। ठीक है, हम मैट्रिक्स ले रहे हैं 3 2 3 2 3 -1.5 -1 -1 और 1। अच्छा एक बात यहाँ पे ध्यान देना आप लोग कि यहाँ पे ए क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। वैसे ये ध्यान रखने वाली बात है और कोई ऐसा इसमें है नहीं, क्योंकि देखो किसी मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो उसका जो m क्रॉस n होता है ना, वो n क्रॉस m में चेंज हो जाता है। तो m क्रॉस n इज इक्वल टू n क्रॉस m तभी होगा ना जब m और n आपस में इक्वल होंगे, और अगर m और n आपस में इक्वल होंगे तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, जैसे कि हम लोग अभी ऊपर जो एग्जांपल लिए थे वाला, जो हम लोग अभी ऊपर एग्जांपल लिए थे वाला, देखिए अगर हम इसका ए डैश निकालें तो देखो तुरंत इसका ऑर्डर ही चेंज हो जा रहा है, तो ए डैश इज इक्वल टू ए कभी आएगा ही नहीं। अगर एक नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स हम ले लेंगे इसकी तरह तो कभी भी ए डैश इज इक्वल टू ए नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए सिमेट्रिक होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा कि ए शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, तो ये इसका एक एग्जांपल हो गया। इसका अगर हम ए डैश निकालने जाएंगे तो क्या आएगा, ए डैश का मतलब इधर जो लिखा है इधर कर दो, तो इसके कॉलम में 3 2 3 लिखा है, मैंने 3 2 3 लिख दिया। फिर इसके कॉलम में जो लिखा है इधर लिख दो, इसके रो में लिख दो 2 -1.5 -1। इस कॉलम में जो लिखा है इसके रो में लिख दो 3 -1 1 लिख दिया। देख लो ये क्या लिखा हुआ है, ये ए ही तो लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा ए है ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स
ठीक है, क्लियर है ये चीज सबको? उम्मीद है किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, इसी मैट्रिक्स के लाइन में नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक खाली लिखते रहो मैट्रिक्स, ठीक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? अगर हमारा जो ए डैश है वो क्या आ जाए, माइनस ए, यहाँ भी ए क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। यहाँ भी हमारा ए क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये क्लियरिटी दोनों को होनी चाहिए, आप लोगों को होनी चाहिए कि हाँ यहाँ पे क्या हमारा होगा, ए क्या होगा हमारा, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी तो आपस में इक्वल आएंगे। किसी दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कब बोलते हैं, जब क्या नाम है उसका ऑर्डर, पहली बात तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो ऑर्डर तभी सेम होगा जब दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे ना, क्योंकि ए डैश करने पे इसका ऑर्डर चेंज होगा ना, यानी कि एम क्रॉस एन था तो एन क्रॉस एम हो जाएगा, और ये दोनों आपस में इक्वल तभी होंगे जब एम और एन क्या हो, आपस में इक्वल हो, इसीलिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं, इसका एग्जांपल हम लेते हैं, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं एग्जांपल, ये हमारी मैट्रिक्स कुछ इस तरह है, 2 हाँ भाई, तो ये जो हमारी मैट्रिक्स है कुछ इस तरह है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0, ठीक। यहाँ पे हम ले ले रहे हैं -1, यहाँ पे -5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे -6 और यहाँ पे 6, ठीक है। ये हमारी मैट्रिक्स हो गई 3x3 की, ठीक। अब जैसे ही हम ए डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो कॉलम में लिखा है इसको रो में कर दो, 0 1 5, इसको सेकेंड रो में कर दो, -1 0 -6, इसको थर्ड रो में, -5 6 0, इससे माइनस कॉमन ले लो, यानी कि माइनस से बाहर अंदर मल्टीप्लाई साइन चेंज हो जाएगा सभी का, तो ये 0 -1 -5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये क्या बना, माइनस ऑफ ए बना। यानी कि यहाँ पे जो हमारा ए है, ये जो हमारा ए है क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। क्लियर है सबको ये चीज, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक हो गया क्योंकि माइनस ए आ जा रहा है। एक बात और ध्यान रखना, नोट करके आप लोग लिख लेना कि डायगोनल, एक मिनट भाई, स्क्यू सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स होती है ना, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0। हमेशा आपको जब कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखेगी तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, ये हमेशा ये 0, हमेशा। सीईटी में एक बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है भाई, 4 मैट्रिक्स गिवन थे, उसमें से पूछा था कि कौन सा है स्क्यू सिमेट्रिक, एक में ही खाली डायगोनल 0 था, बाकी सब में नॉन 0, तो देखते ही आंसर टिक करने वाला क्वेश्चन था, ठीक। तो ध्यान रखना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। ये नोट आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक, बगल में, ठीक है। तो उम्मीद है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कहीं भी दिक्कत है तो वो पूछ सकता है भाई, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज हम इसकी कराएंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी ये है हमारी कि देखो ध्यान से देखना, ये वाली जो मैंने अभी लिखा,
डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। इसका प्रूफ आता है एग्जाम में। क्यों ऐसा है आपको ये करना पड़ता है। चलो मैं भाई करते हैं इसको। हमको गिवन है ना कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसके डायगोनल एलिमेंट्स हमको जीरो प्रूफ करना है ना, ये तो प्रूफ करना है। तो हमको ये गिवन है कि ए डैश इज इक्वल टू ए है। हम मान लेते हैं कि हमारा ए क्या था, ए आई जे है। हमारा ए आई जे है। ठीक, मैं इस ब्रैकेट को कुछ देर के लिए हटा दे रहा हूँ, एलिमेंट्स खाली लिख रहा हूँ। ठीक, तो ए आई जे का जब हम ट्रांसपोज करेंगे ये में माइनस होगा क्योंकि इसकी सिमेट्रिक है तो माइनस होता है। तो क्या आना चाहिए, जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आना चाहिए ए आई जे माइनस के साथ में, ये तो आना चाहिए क्योंकि ए इज इक्वल टू ए आई जे है। अब इसका जब ट्रांसपोज करने का मतलब क्या होता है, इसके एलिमेंट्स की ये आई और जे आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी कि ए जे आई हो जाएगा और यहाँ पे माइनस ए आई जे, यही तो होता है। क्यों, इसको उधर लेकर आओ तो ए जे आई प्लस ए आई जे इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब आप बताओ इफ आई इज इक्वल टू जे, अगर आई इज इक्वल टू जे हो जाए यानी कि ए आई आई हो जाए, यानी कि चाहे ए वन वन कहें, चाहे ए टू टू कहें, चाहे ए थ्री थ्री कहें, ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं, यही तो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। यही तो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जो डायगोनली होते हैं यही तो एलिमेंट्स होते हैं एक 3x3 मैट्रिक्स में। यानी कि आई इज इक्वल टू जे हो जाए तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए आई आई, मैंने जो जे था उसको आई लिख दिया, इज इक्वल टू जीरो। तो ए आई आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ए आई आई का मतलब क्या, यानी कि 3x3 की मैट्रिक्स अगर हमने तो ए वन वन ए टू टू और ए थ्री थ्री जीरो हो जाएंगे, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स जीरो, हेंस प्रूव्ड। ए आई आई जीरो आने का मतलब क्या हुआ कि डायगोनल एलिमेंट्स ही तो जीरो हो गए। मैंने आपको एक शॉर्टकट में एक प्रूफ कर दिया, बाकी गिवन वगैरह आप लोग लिख सकते हैं ना, गिवन दैट ऐसा लिख लेना आप, क्या नाम है कि देयर इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए, हेंस ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक, फिर आगे ऐसे ही प्रोसीड कर सकते हो आप। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ठीक, बोर्ड में। बाकी सीवीटी में तो सिंपल ऐसे लिखा रहेगा डायगोनल एलिमेंट जीरो किसके होते हैं, मतलब ऐसे ही आप आंसर देख के टिक कर देंगे इसको। तो उम्मीद है कि ये आपको क्लियर होगा। सेकंड प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। ठीक, डिफिनीशन है प्रॉपर्टी, कुछ भी बोल दो आप लोग। हाँ, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, यानी कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है, कोई भी ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो विथ रियल एंट्रीज, और उसमें एंट्रीज जो हो वो रियल हो, ठीक, तो हमारा ए प्लस ए डैश क्या होता है, ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उम्मीद है एकदम क्लियर होगा आप लोगों को कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें रियल एंट्रीज हो, तो ए प्लस ए डैश अगर हम निकालें तो ए प्लस ए डैश हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी हमेशा, और ऐसे ही ए माइनस ए डैश जो आएगी हमेशा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। बोर्ड एग्जाम में तो ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इसका सोल्यूशन क्या है, प्रूफ लिख दो, सोल्यूशन लिख दो। सबसे पहले हम इसका प्रूफ करते हैं कि ए प्लस ए डैश, मैं मान ले रहा हूँ ये ए प्लस ए डैश हमारा कोई मैट्रिक्स सी है, ठीक, लेट सी इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश। अब ए प्लस ए डैश को सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हमको इस सी को सिमेट्रिक प्रूफ करना है ना, क्योंकि सी हमने माना है ए प्लस ए डैश। अब सी को सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना होगा, सी डैश निकालना होगा और सी डैश इज इक्वल टू सी आना चाहिए, यानी कि सी डैश निकालते हैं। सी डैश निकालेंगे तो इस पूरे का डैश हो जाएगा,
ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, अब डैश मैंने आपको बताया है जब एडिशन में डैश होता है तो दोनों पे डिवाइड हो जाता है, यानी दोनों पे चला जाता है डैश। ए डैश प्लस ये पहले से ही ए डैश है तो इसको ब्रैकेट में कर दो, ए डैश का डैश, इधर लिख दो, हेंस ए प्लस बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, ए डैश को तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ए डैश का डैश क्या होता है, ए होता है, बगल में लिख दो, ए डैश का डैश होता है ए। ठीक है, ये क्या आ गया, ये फिर से वही तो लिखा है सी, यानी कि सी डैश इज इक्वल टू सी आ गया, हेंस सी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है इस प्रूफ में। ठीक, अब a माइनस ए डैश को हमको इसकी सिमेट्रिक प्रूफ करना है, आइए प्रूफ करते हैं उसको भी, आ जाओ भाई प्रूफ करते हैं। लेट इसको d मान लो, d इज इक्वल टू a माइनस ए डैश, सेम प्रूफ है। अगर हमको d को इसकी सिमेट्रिक प्रूफ करना है, यानी कि d डैश इज इक्वल टू माइनस d प्रूफ करना है, तो d डैश पहले निकालते हैं, क्या आएगा, a माइनस ए डैश का होल डैश, इसको सॉल्व करेंगे। मैंने बताया था कि नेगेटिव अगर भी किसी दो मैट्रिसेस आपस में नेगेटिव में लिखी हो तो दोनों पे डैश चला जाता है, ए डैश माइनस ए डैश का डैश, ए डैश माइनस ए हो जाएगा, अभी मैंने बात किया, माइनस कॉमन ले लो तो ए माइनस ए डैश फिर से आ जाएगा, डी डैश, यानी कि डी डैश इज इक्वल टू आ गया आपका डी। ठीक है, डी बाहर क्या है माइनस, हेंस हेंस डी इज अ इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस मैट्रिक्स। ठीक, प्रूव्ड। उम्मीद है किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, इन दोनों में अगर कहीं भी कोई किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकता है, मैं फिर से अलग तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, शॉर्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आज का केवल कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन बहुत कम ही है, तो हो सकता है आप लोगों को बोरियत फील हो, लेकिन फिर भी क्या ही करें, कॉन्सेप्ट हमको जल्दी से क्लियर करा के और क्वेश्चंस पे आना है, इसीलिए हम करवा रहे हैं सब। ठीक, हाँ भाई, अब नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, अगली थ्योरम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पे बेस्ड हर बार एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये थ्योरम हमारी कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स can be written as the sum of a symmetric and symmetric matrices। यानी कि अगर इसका प्रूफ तो नहीं कहेंगे, कर देते हैं, प्रूफ ही कह देते हैं, लेकिन देख लो आप लोग, अगर हम ये कहें कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक, ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, आइए बताते हैं। मैं ए को क्या ऐसे लिख दूं, 1/2 ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश। देखो मैंने क्या लिखा है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए डैश से ए डैश कट जाएगा, ए डैश से ए डैश कट जाएगा, क्या बचेगा, ए प्लस ए यानी कि 2a, और 2 से 2 कट जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें केवल 2a बचेगा ना, और बाहर 1/2 में लगा दिया तो कट जाएगा, क्या आएगा, ए ही तो आएगा। यानी कि ए को मैंने ऐसे लिख दिया है। अब इस 1/2 को दोनों पे अलग अलग ऐसे डिवाइड कर दो, ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ऑफ ए माइनस ए डैश।
और अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है कि a प्लस ए डैश क्या होती है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अभी हमने ऊपर प्रूफ कर दिया है a माइनस ए डैश। और अगर हम डैश लगाएंगे भी तो ये जो कांस्टेंट बाहर है ना 1/2 इसमें और 1/2 इसमें, तो कांस्टेंट पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। हमने एक प्रॉपर्टी पहले ही पढ़ी थी ना कि अगर के ए लिखा हुआ है उस पर हम डैश लेते हैं तो के पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, केवल ए का डैश होता है। ठीक, यानी कि ये ओवरऑल एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए को आप लिख दीजिए पी प्लस क्यू, जहाँ पे पी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और क्यू क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पी की वैल्यू क्या होगी, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश। क्यू की वैल्यू क्या होगी, ये हमारा क्यू हो गया और ये हमारा पी हो गया, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। तो हमको क्वेश्चन भी ऐसे दिया जाता है, एक मैट्रिक्स हमको स्क्वायर मैट्रिक्स दी जाएगी और कहा जाएगा कि इस स्क्वायर मैट्रिक्स को आप लिखिए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के फॉर्म में। तो आइए एक क्वेश्चन हम करते भी हैं, 2x2 का एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, बाकी तो हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उसमें आगे। हाँ, इसमें मैं आपको अगर बताऊँ ना ये चीज़, तो ये आप डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये आप याद रखिए कि ये हमारा सिमेट्रिक पार्ट होता है, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होता है। इससे मैं क्वेश्चन कैसे करना है आपको बता दे रहा हूँ, तो आपको एक क्लियरिटी आ जाएगी इसमें। जैसे एक क्वेश्चन में लेता हूँ, 2x2 का कोई क्वेश्चन ले रहा हूँ जिससे कि थोड़ा क्लियरिटी बन जाए आप लोगों को। ये क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक। क्वेश्चन में लिखा रहेगा 3, 5, 1 एंड -1, ये हमारा ए है, ठीक। क्वेश्चन लिखा रहेगा एक्सप्रेस ए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस मैट्रिक्स, ठीक। यानी कि इस ए को एक्सप्रेस करो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के फॉर्म में। कैसे करेंगे, अब हमको ऐसा नहीं कि ये पूरा का पूरा फिर से लिखना है कि ए मतलब 1/2 बाहर, ए प्लस ए डैश, ऐसा नहीं। सीधा हमको पता है निकालना कैसे, सीधा हमको पता है, हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, ठीक है। यानी कि हम करेंगे क्या, अभी हमने जो ऊपर पढ़ा ना कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, डायरेक्ट हम पी और क्यू को निकालेंगे। उस पी और क्यू में क्या क्या था, ए था और ए डैश था केवल ना, तो ए डैश पहले निकाल लेते हैं 2x2 का ना। ए डैश क्या होगा, 3, 1, 5 -1 होगा और ए हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब निकालना है हमको पी। हमने अभी ऊपर यहाँ पे फॉर्मूले में क्या किया है, देखिए यहाँ पे हमने ये पी निकाला है ना, ये पी और ये क्यू, तो यहाँ भी हम ये पी और क्यू ही निकालने जा रहे हैं, ठीक है। पहले पी निकालेंगे फिर क्यू निकालेंगे, फिर दोनों को सम के फॉर्म में लिख देंगे, खत्म। हाँ, तो पी क्या होगा, पी क्या होता है, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश होता है। तो हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश कितना आएगा, यानी कि दिस प्लस दिस करेंगे तो पहला पहला एलिमेंट ऐड करो, 3, 3, 6, 5, 1, 6, 5, 1, 6, -1, -1, -2। अब चाहो तो इस 1/2 को अंदर ले जाओ, मैं ले जा रहा हूँ, क्या होगा, क्योंकि मैं इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि सारा का सारा कट रहा है 2 से। मैंने कहा था किसी कांस्टेंट से अगर बाहर मल्टीप्लाई करेंगे किसी मैट्रिक्स में तो अंदर हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 × 1/2 होगा, कितना आएगा, 6/2 यानी कि 3। ऐसे यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा और यहाँ पे -1 आएगा, ये हमारा आ गया P। सिमिलरली हम Q निकाल लेंगे, 1/2 ऑफ A माइनस ए डैश हो जाएगा। चलो भाई सब्ट्रैक्ट करो, 3 - 3 0, 5 - 1 4, 3 - 5 -2, -1 प्लस -1 करेंगे +1 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ध्यान दिए हो, देखो इसकी सिमेट्रिक है ना, 0 0 आ रहा है इसका डायगोनल एलिमेंट। अब 1/2 से इसमें भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि डिवाइड हो रहा है आराम से। यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ जाएगा 2, यहाँ -1, यहाँ 0। देखो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आप निकाल भी चेक कर सकते हैं।
और ये एक इसकी सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कैसे है, जब इसको हम चेंज करेंगे तो 3 3 फिर ऊपर आ जाएगा और 3 1 फिर ऐसे इधर आ जाएगा, सेम टू सेम। ऐसे इसको जब हम इंटरचेंज करेंगे तो ये इसकी सिमेट्रिक आएगा। ठीक है, आप एक बार चेक कर सकते हैं ए माइनस ए डैश को भी। ठीक, यहाँ पे 1 माइनस 5 करेंगे तो -4 आएगा ना, यहाँ पे आएगा -2। ठीक, हाँ भाई, तो ये हो गया पी और क्यू हमारा। अब हमको क्या करना है, ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू लिख देना है बस। आप चेक भी कर सकते हैं, पी और क्यू को ऐड करेंगे तो ए ही आएगा। देखो 3 और 3 को ऐड 0 को ऐड करेंगे देखो 3 आएगा। 3 और 2 5, 3 -2 1, -1 प्लस 0 -1। देख लो, अगर नहीं आ रहा है तो आपका आंसर गलत है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक, तो उम्मीद है सब ऐसे लिख देना है हमको। क्यों, क्योंकि हमारा पी और क्यू, चाहो तो आप दिखा दो, चाहो तो इसको एक बार पी डैश निकाल के पी डैश इज इक्वल टू पी शो कर दो। ठीक है, चाहो तो शो कर सकते हैं पी डैश इज इक्वल टू पी और क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू। लेकिन अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आया तो नहीं करने की जरूरत नहीं है। 4 नंबर का क्वेश्चन अगर आए तो शो कर दीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इसी में आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन 2x2 का ही दे रहे हैं, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं देंगे। हमारी मैट्रिक्स ए है 3 2 -1 और 6। इसको एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ पी प्लस क्यू के फॉर्म में, मतलब वही एज द सम ऑफ, एक्सप्रेस इट एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसको सिमेट्रिक मैट्रिसेस। कर लेंगे सभी लोग, करके टेलीग्राम पे भेज देंगे। ठीक है, इसको करके सभी लोग टेलीग्राम पे भेजेंगे भाई। तो सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं क्या करता हूँ, ये लेक्चर, अच्छा चलो ठीक है, पढ़ा देता हूँ। इनवर्स मैट्रिक्स बचा है, तो मैट्रिक्स में आपके, तो मैं इन्वर्टिबल भी पढ़ा देता हूँ इसी में, और जिससे कि जो मैं नेक्स्ट लेक्चर लूँगा सीधा उसमें आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा। ढेर सारे क्वेश्चंस मैट्रिक्स करवा दूंगा, फिर डिटर्मिनेंट आपका स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स आज आपकी खल्लास हो जाएगी और शाम तक आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, मैट्रिक्स का पूरा जितना मैंने लिखा है ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इनवर्टिबल मैट्रिसेस, इनवर्टिबल मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है? इनवर्टिबल का मतलब ऐसी मैट्रिसेस जो कि जिनका इनवर्स आसानी से निकाला जा सके। जैसे कि मैंने आपको नंबर्स का बताया था ना कि 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें, 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है नंबर्स में? 1 होती है। क्यों? तो 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 1/3। क्यों? तभी 3 3 कट के 1 आ जाएगा, यानी कि 1/3 इज द इनवर्स ऑफ 3। ठीक है, यानी कि 3 का इनवर्स 1/3 और 1/3 का इनवर्स 3 है। लेकिन मैट्रिसेस में आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, यानी कि अगर 2 मैट्रिसेस ए एंड बी हों, ठीक, और ए बी का मल्टीप्लाई करने पे या फिर बी और ए का मल्टीप्लाई करने पे क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हम बोलते हैं कि बी इज इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज इनवर्स ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पे बी ए का इनवर्स होगा और ए, या फिर ऐसा बोले कि ए बी का इनवर्स होगा। जैसे यहाँ पे 1/3 का इनवर्स 3 होगा और 3 का इनवर्स 1/3 होगा, ऐसे यहाँ भी ए का इनवर्स बी होगा और बी का इनवर्स ए होगा। मतलब 2 मैट्रिसेस हमको गिवन हो, अगर हम उनका मल्टीप्लाई करें और हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तो हम उसको बोलते हैं इनवर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, उम्मीद है आपको एकदम क्लियर होगा। हम आपको एग्जांपल लेके दिखा रहे हैं। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं? ए इनवर्स। ठीक, ए इनवर्स इज इक्वल टू बी हो जाएगा हमारा। ठीक, ए इनवर्स से इसको डिनोट करते हैं हम। अच्छा, निकालेंगे कैसे इसको? हम इसको निकालेंगे कैसे? जैसे कि हमारे पास कोई 2 मैट्रिक्स है, जैसे कि पहले आपको हम दिखा दें इसको मल्टीप्लाई करके कि आता भी है। 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया। ए और बी हमको गिवन है 2 -3 -1 और 2 हो गया। ठीक,
अब हम निकालने जा रहे हैं ए इंटू बी। 2 3 1 2, बगल में बी लिख दो। 2 - 3 - 1 और 2, मल्टीप्लाई करो भाई, मल्टीप्लाई करना तो आप लोगों को आ गया होगा। 2 2 जा 4, माइनस हो जाएगा 3 1 जा 3, ऐसे ही 2 3 जा -6 प्लस 6 2, हाँ ठीक। फिर इसका मल्टीप्लाई 1 1 2 जा 2 -2, 1 3 जा -3 प्लस 4, ये आपका क्या आएगा 1 0 0 1, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2 आई। अब देखो ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया ना, यानी कि बी क्या है, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स है, या फिर ए इज इक्वल टू बी इनवर्स। ठीक है, ठीक, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स लिखें या फिर ए इज इक्वल टू बी इनवर्स लिखें, एक ही बात हुई। ठीक, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो उम्मीद है इनवर्स इनवर्टिबल मैट्रिक्स आपको समझ में आ गई होगी। और थोड़ा सा हम इस पर और बात करते हैं। अभी हम आपको डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ाए हैं, तो अभी इनवर्स निकालना भी हम आपको आपके डिटर्मिनेंट में ही आता है, तो वही बताएंगे आपको कि इनवर्स कैसे निकालते हैं। बाकी थोड़ा सा एक लॉजिक आपको बता दे रहे हैं, जो लोग डिटर्मिनेंट पढ़े हैं वो समझ जाएंगे कि कोई मैट्रिक्स इनवर्टिबल तभी होगी जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा, इफ डिटर्मिनेंट इज जीरो, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। क्लियर है, अगर किसी का डिटर्मिनेंट जीरो है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इनवर्टिबल तभी होगा जब उसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है। अभी आपको डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ाए हैं, हम बाद में भी आपको ये पढ़ाएंगे, तो आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे बता दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक, हाँ भाई, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है एक चीज़ और, कि इनवर्स में जो हमारा मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर होगा तभी तुम उसका क्या नाम है आइडेंटिटी निकाल पाएंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब आएगी, जब स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा तभी ना। थ्योरम है हमारी एक, ये एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, यानी कि इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। क्या होता है, ये यूनिकनेस थ्योरम होती है इनवर्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्टेटमेंट कुछ ऐसे है, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। यानी कि जो इनवर्स है वो हमेशा यूनिक ही होगा अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो। और एग्जिस्ट कैसे पता चलेगा, नॉन जीरो डिटर्मिनेंट होना चाहिए। ठीक, उस मैट्रिक्स का कैसे प्रूफ करेंगे, हम क्या नाम है, कुछ मैट्रिसेस, 3 मैट्रिसेस ले लेते हैं। ठीक, मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, लेट ए कोई मैट्रिक्स है, एंड बी एंड सी आर टू इनवर्स मैट्रिसेस ऑफ ए। हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे, मतलब कि इसमें कहा यूनिक होना चाहिए, यानी कि एक सिंगल मैट्रिक्स ही इनवर्स होना चाहिए। हम क्या किए, बी और सी दो मैट्रिक्स को इसका इनवर्स मान लिए। अगर ऐसा है, अगर बी ए का इनवर्स है तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। ठीक, और अगर सी ए का इनवर्स है तो ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। क्यों, ऐसा ही होगा ना, अगर ए बी और अगर ए बी बी ए का इनवर्स है तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। ठीक, ऐसे ही अगर ए सी इसका इनवर्स है तो ए सी सी अगर ए का इनवर्स है तो ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। ठीक है, अब
यहाँ भी आइडेंटिटी है, यहाँ भी आइडेंटिटी है, दोनों तरफ हमारी आइडेंटिटी ही ले ली है हम। ठीक, अब हम बी को क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू, क्या मैं बी आई लिख सकता हूँ ना, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ, लिख दिया मैंने। लेकिन बी की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या है, आई को मैं ए सी या सी ए लिख सकता हूँ, मैंने ए सी लिख दिया। ठीक, अब मैट्रिक्स क्या करता है, मैट्रिक्स जो होती है हमारी एसोसिएटिव होती है, तो बी ए एक ब्रैकेट में कर दिया और सी अलग कर दिया, और बी ए क्या होता है, ये देखो बी ए आई होता है, यानी कि आई सी, यानी कि मैंने अब आई सी क्या होता है, मैं सी लिख सकता हूँ, क्यों, यानी कि मैं बी इज इक्वल टू सी प्रूफ कर दिया इन दोनों की मदद से। इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, और यहाँ लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये हो गया आपका प्रूफ। कहीं कोई दिक्कत इसमें, यूनिकनेस थ्योरम आती है 2 नंबर में प्रूफ करने को, कभी कभी स्टेटमेंट भी पूछ लेता है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, भूलना मत भाई इसको, दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के लिए, याद रखिएगा सभी लोग इसको। ठीक, एक थ्योरम आपकी और है, आपकी थ्योरम है कि इफ ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिक्स, अगर ए और बी आपकी इनवर्टिबल मैट्रिक्स हो, वो भी सेम ऑर्डर की, ऑफ सेम ऑर्डर। अब यहाँ पर सब स्क्वायर मैट्रिक्स चल रहा है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनवर्टिबल तो स्क्वायर ही होगा ना, ऑफ सेम ऑर्डर। देन अगर हम ए बी का होल इनवर्स लें तो बी इनवर्स ए इनवर्स आता है, जैसे वहाँ पे ए बी का होल डैश ले रहे थे तो बी डैश ए डैश आ रहा था, ऐसे ही यहाँ भी। इसका भी प्रूफ कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, और कई कम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट इसका ये ऑप्शन में आके पूछा जा चुका है। ठीक, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसका भी एकदम छोटा प्रूफ है, आइए देखते हैं। हम क्या करते हैं, हमको पता है किसी मैट्रिक्स का अगर हम मान लो ऐसे ले लें ए बी और ए बी इनवर्स ऐसे लिखते हैं, तो क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगी, क्यों, क्योंकि ए का अगर मैं ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, आई आएगा। ये मैं कंप्लीटली एक मैट्रिक्स मान रहा हूँ, ये भी एक मैट्रिक्स आएगी, तो दोनों का इनवर्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। ये किसी को दिक्कत, कोई किसी को कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ ए से ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि सामने से मल्टीप्लाई, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। ठीक, तो यहाँ भी सामने से मल्टीप्लाई कर दो, ए इनवर्स आई प्री मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए, बोथ साइड हमने ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, ए इनवर्स लिखा है भाई ये, ठीक है। तो अब ये एसोसिएटिव होता है, तो ए इनवर्स ए हो जाएगा, बी बाहर हो जाएगा, ठीक है, ए इनवर्स आई, ए इनवर्स ए क्या होगा, अभी मैंने लिखा यहाँ पे क्या होता है, आइडेंटिटी होती है, ये आइडेंटिटी आ जाएगी आई, और बी हो गया, और ये ऐसे चलता रहेगा, और ए इनवर्स आई क्या जाएगा, खाली ए इनवर्स आ जाएगा, और आई बी को मैं खाली बी लिख सकता हूँ, क्योंकि आई का मल्टीप्लाई किसी में करेंगे वही वही मैट्रिक्स आएगी, तभी तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, अब फिर से प्री मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी इनवर्स, तो यहाँ भी प्री मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी इनवर्स होगा, प्री मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी इनवर्स। ठीक, अब बी इनवर्स बी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगी, ए बी इनवर्स ऐसे रहेगा, और यहाँ बी इनवर्स ए इनवर्स आ जाएगा, तो ए बी इनवर्स क्या आ जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, हेंस प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था। उम्मीद है सबको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, अगर किसी को कहीं दिक्कत है तो वो पूछ सकता है वैसे, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक और प्रूफ।
और बाकी इनवर्स का आधा पार्ट जो इनवर्स वगैरह निकालते कैसे है ना, वो सब आपके डिटर्मिनेंट में है। तो जब आपको हम डिटर्मिनेंट पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको हम प्रॉपर बता देंगे। ठीक, तो यहाँ से सर हमारी मैट्रिक्स सब खत्म हो गई। हाँ, मैट्रिक्स हमारी यहाँ से खत्म हो गई। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप लोग घबराइएगा मत। क्वेश्चंस मैं आज कम कराया हूँ और कल सोच रहा हूँ मतलब आज ही मैं एक तो लेक्चर और रिकॉर्ड करूँगा और आपको शाम तक वीडियोस मिल जाएगी। प्रैक्टिस सेशन दबा के प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ओनली एंड ओनली क्वेश्चंस ही कराऊंगा मैं अब, कम से कम। अब मैट्रिसेस आपका 3 वीडियो लेक्चर में सारा का सारा मैट्रिक्स खत्म हो गया। मैट्रिक्स का कुछ पार्ट आपका डिटर्मिनेंट में पढ़ता है, तो वहाँ तो मैं आपको उसको पढ़ाऊंगा ही। ये आपका यहाँ पे मैट्रिक्स हो गया और ये पीडीएफ मैं आपको शाम तक प्रोवाइड कर दूंगा। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो आपको तो। और बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, प्रैक्टिस सेशन में। और डिटर्मिनेंट मैं स्टार्ट कर दूंगा इसके बाद से ही। डिटर्मिनेंट भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है अपने आप में, तो आपका सारा सिलेबस कवर होगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। और रही बात प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस तो एकदम जम के करेंगे हम लोग, उसके लिए भी बिल्कुल परेशान नहीं होना किसी को। और बाकी शॉर्ट वीडियो के थ्रू हम प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे, बूस्टर क्वेश्चंस कराएंगे, उसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। ठीक, तो वो भी आप लोग देखिए। और किसी को कोई दिक्कत हो तो वो टेलीग्राम चैनल पे अपना कोई डाउट, मान लो आप कहीं से क्वेश्चंस कर रहे हैं, कहीं का भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ तक कि जेई का भी क्वेश्चन हो, तो आप टेलीग्राम पे सेंड कर दीजिएगा। मैं आपके नाम के साथ में एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर, उसमें उस क्वेश्चन का सलूशन दूंगा। ऊपर लिखा रहेगा बाई, जो भी पूछेगा उसका नाम। ठीक, आस्क्ड बाई, ऐसे उसका नाम लिखा रहेगा जो भी क्वेश्चन करेगा, और तो मैं उसका सेंड कर दिया करूँगा। बाकी मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं भी क्या नाम है कुछ क्वेश्चंस टेलीग्राम पे सेंड किया करूँ, पहले कुछ बच्चे आ जाएँ, जुड़ जाएँ मुझसे। तो मैं सोच रहा हूँ टेलीग्राम पे क्वेश्चन सेंड किया करूँगा। जो बच्चा जिस जिस बच्चे का सोल्यूशन एकदम अच्छा होगा प्रॉपर, उसका भी मैं शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड करूँगा कि हाँ इस बच्चे ने इतना अच्छा सोल्यूशन किया है। ठीक है, चलते हैं फिर, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। और किसी को कोई दिक्कत हो तो हो सकता है, कहीं भी कोई फंस रहा हो किसी क्वेश्चन में तो। और बाकी तो सब ठीक ठाक है। और फिर भी मैं इस पर एक वन शॉट भी बनाऊँगा जल्द ही, वन शॉट बनाऊँगा जो कि लगभग मैं 1 से 1.5 घंटे में सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा आपका। और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो अलग से कराऊँगा ही मैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक बने रहिए और क्वेश्चन करते रहिए। कोई क्वेश्चन फंसे तो टेलीग्राम है आपके पास। ठीक, थैंक यू, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी जुड़े हैं। और जो नहीं जुड़े हैं भाई, वो अपने दोस्तों और यारों से मतलब बुलाओ उनको। भाई मैं जल्द ही लाइव आऊँगा, कुछ लोग कमेंट करो तो भी तब मैं लाइव आऊँगा यार, कि हाँ कुछ बच्चे रहें मेरे पास, कम से कम 10 बच्चे तो रहें ही। तो 10 बच्चे भी रहेंगे तो लाइव पढ़ाने में दिक्कत नहीं होगी। तो कम से कम मिनिमम 10 बच्चे आप इकट्ठा कीजिए, फिर मैं लाइव आ जाऊँगा और आपको लाइव सेशन दूँगा, जिससे आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।